गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से शुरू करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट यूनिट लॉज ऑफ मोशन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे कि आपकी फोर्स क्या होती है ना। तो फोर्स फोर्स आपका पुल या पुश होता है, पुल और पुश। या तो ये किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। जैसे आप किसी चेयर को धक्का लगाते हो, ठीक है, तो आपकी जो चेयर है अपनी पोजीशन से वो खिसक जाएगी, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगी। आपके पास बॉल है, बॉल को आप फोर्स लगाते हो, थ्रो करते हो तो बॉल फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगी। दूसरा केस, किसी चीज़ को आप अपनी तरफ पुल करते हो, खींचते हो उसको, तो उसकी पोजीशन भी या तो चेंज होगी या फिर आप चेंज करने की उसकी कोशिश करोगे। तो ये जो आपने पुल और पुश अप्लाई किया जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई, इस पुल और पुश को क्या बोलते हैं हम? दिस पुल और पुश इज कॉल्ड योर, क्या बोलते हैं इसको? फोर्स। तो फोर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है दैट काउजेज मोशन, दैट काउजेज, या तो ट्राई करेगा काउजेज मोशन, या तो काउ प्रोड्यूस करेगा या प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। या किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है आपकी तरफ बॉल आ रहा, आप उसको कैच कर लेते हो, पकड़ लेते हो, तो पहले मोशन में है, तो फिर आपने जब उसको कैच किया तो किस में चला गया? वो रेस्ट में आ गया। तो इसका मतलब आप जब फोर्स लगाते हो तो दो चीज़ें यहाँ पे हो रही हो। नंबर एक, आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे कोई बच्चा आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है तो आप उसको रोक लेंगे, फोर्स लगाएंगे और उसकी मोशन और उसको रोक लेंगे। तो पहले मोशन में था फिर रेस्ट में आ गया। आपकी तरफ कोई फुटबॉल आ रहा, आप उसके हाथ से फोर्स लगाते हो, फुटबॉल रुक जाता है, तो इसका मतलब आपने मोशन, आपका जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको आपने किस में डाल दिया? रेस्ट में डाल दिया। तो उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे आपके पास टेनिस की बॉल है, आपके पास फुटबॉल है, आपके पास हॉकी की बॉल है, उसको आप थ्रो करते हो, रेस्ट में है वो, जैसे आप उसको थ्रो करोगे, ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा? वो मोशन में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये किस वजह से हो रहा है? ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन उसको चेंज करेगी, आइदर मोशन से रेस्ट में करेगी या रेस्ट से मोशन में करेगी। उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम? दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड योर फोर्स। तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, विच काउजेज मोशन इन अ बॉडी और विच अपोजेज द मोशन ऑफ ए बॉडी, विच चेंजेस। हाँ, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आपका जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। जैसे आपकी बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, जब ये बॉल आपकी बैट्समैन की तरफ जाएगी, है ना, जब ये रिलीज़ की जाएगी बॉलर के द्वारा, तो आपका बैट्समैन क्या करेगा? इस पर स्ट्रोक खेलेगा और इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज कर जाएगी, है ना। तो ये आपकी जो बॉल है वो हो सकता है इधर से यूं करके चली जाए। तो इस केस में क्या हुआ? आपकी जो बॉल है पहले ऐसे आ रही, फिर इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई। आपकी तरफ को फुटबॉल आ रहा, आप फोर्स लगाते हो, उसको डायरेक्शन देते हो जस्ट, तो आपकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उस फुटबॉल की वो चेंज हो जाएगी। उसी तरह से हॉकी के प्लेयर के पास बॉल आती है, उसको वो डिफ्लेक्ट करता है और आपकी हॉकी की जो बॉल है वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे हमने देखी कि फोर्स की वजह से, नंबर एक, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो मोशन में या तो चला जाएगा या फिर जाने की कोशिश करेगा। जैसे आप दीवार के ऊपर फोर्स लगाते चलें तो आपकी जो दीवार है अपनी पोजीशन पे बनी रहेगी, तो उस केस में उसकी मोशन नहीं होगी। तो फोर्स की वजह से या तो आपकी जो स्टेट है वो चेंज होगी या आप चेंज करने की उसकी कोशिश करोगे। तो इसमें तीन केसेस बनेंगे कि आपका कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में डाल देगा फोर्स, या कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो मोशन में डाल देगा। कोई ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, उसको आप रोक भी सकते हो, जैसे बॉल आ रहा कोई आपकी तरफ, है ना, क्रिकेट का बॉल है, टेनिस का बॉल है, हॉकी का बॉल है, छोटा सा बच्चा आपकी तरफ भाग के आ रहा तो आप उसको रोक लेंगे। तो इस तरह से। तो हाँ, तीसरा केस है कि आप फोर्स की वजह से हम डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर सकते हैं। उसका एग्जांपल दिया मैंने, जैसे बॉलर बॉल को रिलीज़ करता है और बैट्समैन उसको बल्ला बल्ला लगा के, उसकी जो बैट लगा के उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन आपकी चेंज कर जाती है। उसी तरह से हॉकी का प्लेयर भी इसी तरह से, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आपकी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है, किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो फोर्स की वजह से
ये तीन चीज़ें हुई। नंबर एक, आपकी स्टेट चेंज हुई फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट, और तीसरा डायरेक्शन ऑफ मोशन आपकी चेंज हुई। तो इस क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम? दिस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड योर फोर्स। तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। नंबर एक, ये क्या करेगी? इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ, हाँ, विच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन, या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा, स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, और डायरेक्शन ऑफ मोशन। उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड योर डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं फोर्स, दैट इज कॉल्ड योर फोर्स। अब फोर्स भी दो तरह की होती हैं। नंबर एक, आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स। नंबर वन, कैसी फोर्स होंगी आपके पास? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब हुआ जो फोर्स आपने फिजिकली, जैसे कोई बॉल आपकी तरफ आ रहा है, बॉल को आपने हाथ से रोका, आपने जिस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है उसका फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ, आपके एजेंट का जो फोर्स लगा रहा है उसका फिजिकल कॉन्टैक्ट उस ऑब्जेक्ट के साथ हुआ, उस बॉडी के साथ हुआ। तो उस तरह की जो फोर्स होगी उस फोर्स को बोलेंगे हम कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरी, जैसे आपकी कोई बॉल है, आपने बॉल हाथ से रिलीज़ की, तो जैसे आप उसको रिलीज़ करेंगे तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी। तो अर्थ, ये जो बॉल है उसके ऊपर फोर्स लग रही, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, और ये डिस्टेंस पे है। अगर ये डिस्टेंस पे है, बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी है, अर्थ के साथ टच नहीं हुआ है, फिर भी इसके ऊपर क्या लगेगा? फिर भी इसके ऊपर फोर्स लगेगी। उस तरह की फोर्सेस होती हैं, उनको बोलते हैं हम एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो दूसरी तरह की फोर्सेस कैसे हुई? एक्शन एट अ डिस्टेंस, एक्शन एट डिस्टेंस। तो इसमें फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है, ठीक है? फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी। फिजिकल कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी, इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है। तो फिर भी आपकी, जैसे आपने मैग्नेट रखा है, यहाँ पे मैग्नेट रखा है, तो मैग्नेट के चारों तरफ अगर आपके पास आयरन के पीसेस होंगे तो डिस्टेंस पे होंगे। आयरन के पीस और इसके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, तब भी आपका जो आयरन का पीस है एकदम से आपके किधर को भागेगा? मैग्नेट की तरफ भागेगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है, देयर इज आल्सो अ, कैसी फोर्स है ये? इट इज़ आल्सो एक्शन एट अ डिस्टेंस। उसी तरह से आपकी फोर्स होती है, जैसे आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज जो है दूसरे पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा डिस्टेंस पे ही इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जब दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तब भी ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालेंगे। तो इस तरह की जो फोर्स है वो भी किस तरह की फोर्स है? वो भी आपकी एक्शन एट अ डिस्टेंस है। तो ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सारी की सारी फोर्सेस कैसी हैं? एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो इन फोर्सेस को अप्लाई होने के लिए जिस बॉडी के ऊपर ये फोर्स लग रही है उस बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, तब भी ये फोर्सेस आपकी एग्जिस्ट करती हैं। तो इस तरह की फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस में आपको डायरेक्ट, जैसे आपने किसी चीज़ को पुश करना है, पुल करना है, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे? अपने हाथ के द्वारा उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, आप फिजिकली टच करोगे उस ऑब्जेक्ट को। तो उस तरह की फोर्स को क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जहाँ पे आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं है, तो उस तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो उस केस में आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं होता। उस तरह की फोर्सेस को बोलते हैं हम एक्शन एट अ डिस्टेंस। अब देखिए ज़रा, अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। लॉज ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है? जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसकी स्टेट को अगर आपने चेंज करना है, अगर उसकी स्टेट को आपने चेंज करना है तो आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर टेंडेंसी होगी जिस स्टेट में वो है उसी स्टेट में रहना चाहेगा। जैसे लॉन रोलर है, रेस्ट में है, अगर आपने उसको मोशन में डालना तो आपको फोर्स डालनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब, जब आप किसी चीज़ को पुल करते हो या पुश करते हो तो उस बॉडी के अंदर क्या होगी? हाँ, तो उस बॉडी के अंदर उसी स्टेट में बने रहने की कैपेबिलिटी होगी। तो जो कैपेबिलिटी उस बॉडी के अंदर अपने आप में ही है, उसी स्टेट में, जिस स्टेट में है वो, तो उस एबिलिटी को, उस कैपेबिलिटी को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इनर्शिया उसको हम बोलते हैं। तो इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया यहाँ पे
इनर्शिया, तो इनर्शिया बोलते हैं हम उसको। तो इनर्शिया क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि अपनी आप ही वो किसी स्टेट को चेंज कर ले। जैसे आपका कोई टेबल है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी है तो बुक वहीं पे पड़ी रहेगी जब तक हम बाहर से फोर्स ना लगाएं, उसको उठाएं ना। आपके कमरे में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, टेबल पड़ा है, कुर्सी पड़ी है, बॉल पेन पड़ा है, जहाँ पे पड़ा होगा वहीं पे पड़ा रहेगा जब तक हम उसको उठाएं ना। तो इसका मतलब क्या है, दुनिया की हर चीज़, ठीक है, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगे। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर इनएबिलिटी है कि अपनी स्टेट को वो अपने आप चेंज नहीं कर सकती है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड योर इनर्शिया। सो तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच योर ऑब्जेक्ट कांट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। अपने आप में ही कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को, जिस स्टेट में, स्टेट ऑफ रेस्ट में है आपका, या तो रेस्ट में है ऑब्जेक्ट या मोशन में है, या फिर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा जब तक हम बाहर से फोर्स न लगाए। उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड योर, क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया की कुछ है क्या आगे, हाँ, टाइप्स ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा मैं यहाँ पे। तो ये इनएबिलिटी है टू चेंज द स्टेट ऑफ, है ना, तो इनएबिलिटी है किसी बॉडी के अंदर, inability to change the state, of motion or rest। और डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ, है ना। सो बाय इटसेल्फ अपने आप में कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को खुद ब चेंज नहीं कर पाएगा जब तक बाहर से फोर्स ना लगे। उसको क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड योर इनर्शिया। तो सबसे पहले है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है देखिए ज़रा, इनर्शिया, सो स्पेलिंग में ठीक, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। जैसे बॉल पड़ा है, अगर बॉल को हम धक्का ना लगाएं, अपनी तरफ ना उसको पुल करें, तो जहाँ पे पड़ा है वो वहीं पे पड़ा रहेगा जब तक हम बाहर से फोर्स ना लगाएं। इसका मतलब जो चेयर आपके कमरे में जहाँ पे पड़ी है, टेबल जहाँ पे है, वो वहीं पे रहेगा जब तक हम बाहर से फोर्स ना लगाए। इसका मतलब क्या है कि अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है ना, जिस स्टेट में है वो, इफ़ योर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट कीप्स ऑन एट दैट स्टेट, उसी स्टेट में वो बना रहेगा जब तक हम बाहर से उसके ऊपर फोर्स ना लगाएं। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि यार कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इफ़ योर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाई एक्सटर्नल फोर्स। जब तक बाहर वाली फोर्स उसको कंपेल ना करे तब तक वो वहीं पे बना रहेगा। इसके मैं कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी में जैसे बैठे ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी को स्टार्ट किया, एकदम से उसको सडनली स्टार्ट किया, ठीक है। तो गाड़ी को जैसे स्टार्ट किया तो हमारी बॉडी का, आप किसी सीट के ऊपर बैठे होंगे, है ना, तो जैसे गाड़ी को सडनली स्टार्ट किया जाएगा देन व्हाट विल हैपन, हमारी बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा है जो सीट के कांटेक्ट में है वो तो गाड़ी के साथ किस स्टेट में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। लेकिन अपर पार्ट जो है, जो स्पेस में हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो किस स्टेट में, पहले वो रेस्ट में था, वो किस में रहना चाहेगा, ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो एकदम से हम वी विल फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हम पीछे की तरफ गिरेंगे। तो किस वजह से हुआ, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट, बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पैसेंजर, ठीक है, इट स्टार्ट्स मूविंग विद द बस और विद द ट्रेन के साथ, बस के साथ। जैसे उसको सडनली स्टार्ट किया तो नीचे वाला हिस्सा एकदम से मोशन में आ गया and the upper part of the body it is at rest and it tries to remain at the rest। जो ऊपर वाला हिस्सा है जो आपका रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो नीचे वाला, हमारी बॉडी का नीचे वाला हिस्सा जो सीट के साथ लगा है, हमारी टांगें वगैरह ये आगे चली जाएंगी बस के साथ, गाड़ी के साथ, और हमारी ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पीछे रहेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट। तो हम पीछे की तरफ गिरेंगे। एक एग्जाम्पल हो गया ये। दूसरा एग्जाम्पल, आप घोड़े में बैठे हो, घोड़े के ऊपर बैठे हो, तो जैसे ही घोड़ा आपका एकदम से भागना शुरू करेगा तो तब भी आपका राइडर होता है वो पीछे की तरफ गिरता है। क्योंकि जैसे ही आपका जो घोड़ा है वो चलना शुरू करेगा तो जो आपका जो राइडर है उसका बॉडी का नीचे वाला हिस्सा घोड़े के साथ किस में, मोशन में आ जाएगा। लेकिन जो ऊपर वाला जो स्पेस में हमारी बॉडी का हिस्सा है,
ठीक है, हवा में जो हिस्सा है वो पहले रेस्ट में था, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसीलिए हम किधर को गिरेंगे, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेंगे। तो ये एक एग्जांपल ये हो गया। और तीसरा एग्जांपल देखिए ज़रा, तीसरा एग्जांपल, जब आपके पास कारपेट होती है ना, कारपेट को जब हम स्टिक के साथ क्या करते हैं, बीट करते हैं, है ना, तो उसके बाद क्या होता है, जो आपकी जो कारपेट है, जैसे हम उसको बीट करेंगे डंडे के साथ, तो आपकी जो कारपेट है उसकी पोजीशन चेंज कर जाएगी, वो आगे मूव कर जाएगी। लेकिन जो आपके जो डस्ट के पार्टिकल्स होंगे वो पहले भी रेस्ट में थे, वो लास्ट में भी वो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, और इसलिए वो नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, जब किसी भी कारपेट को, किसी भी टॉवल को आप झाड़ते हो तो उस केस में ऐसा ही होता है, जैसे आप फोर्स लगाओगे तो आपका जो कारपेट है, आपका जो तौलिया है, ठीक है, जैसे उसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी वो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स नहीं लगी, उसके ऊपर अगर फोर्स नहीं लगी तो किस स्टेट में है, वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वहाँ से वो नीचे ड्रॉप कर जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे को खींचेगी और जो टॉवल है, आपका जो बेडशीट है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से आपका इस तरह से हम इसको, आपकी जो कारपेट है उसको कई बार झाड़ते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे आपका, आप बुलेट है ना, आप क्या करते हैं, हम गन को फायर करते हैं। ठीक है, जो शीशा है, विंडो का जो पैन होता है वो शीशे का है, तो वहाँ पे उसको हमने उसके ऊपर स्ट्राइक करवाया, तो आप देखेंगे बिल्कुल छोटा सा होल लगा के वो एकदम से वहाँ से निकल जाएगा। क्यों, जैसे ही आपकी फास्ट मूविंग बुलेट वहाँ पे ग्लास को हिट करेगी, वहाँ से वो छोटा सा छेद करके, जितना उसका साइज होगा उतना करके वो एकदम से चली जाए, क्योंकि यहाँ पे फोर्स को ट्रांसफ़र होने के लिए टाइम ही नहीं मिला। तो छोटा सा जो होल बनेगा और वहाँ से आपका वो चला जाएगा। और बाकी तो बाकी जो आपका ग्लास है वो रेस्ट में था, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, सिर्फ जहाँ पे फोर्स लगी वो वाला पोर्शन टूट के आगे निकल जाएगा और उसमें छोटा सा छेद हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, जैसे आपके पास कोई गिलास है ना, आपके पास कोई गिलास है, तो उसको क्या किया हमने, उसके ऊपर कार्डबोर्ड रखा हमने। ये कोई गिलास है, इसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड रख लिया। ठीक है, ये रख लिया मैंने कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड रखा मैंने इसके ऊपर रख लिया मैंने कॉइन। ठीक है, ये आपके पास कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर मैंने कॉइन रखा, ये कॉइन रख लिया मैंने इसके ऊपर। तो जैसे ही इस कॉइन को आप उंगली से, है ना, हिट करोगे तो आपका कॉइन आगे चला जाएगा। ठीक है, आपका, या हाँ, इसको आगे चलेगा। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, आप कार्डबोर्ड को क्या करिए, यहाँ से हिट करिए, कार्डबोर्ड को यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, हिट करेंगे हम, तो उससे क्या होगा, जो कॉइन आपका हमने गिलास के ऊपर रखा है ना, कार्डबोर्ड के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली इसके मुंह के ऊपर है, तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ही हम कार्डबोर्ड को फोर्स लगाएंगे तो आपका जो कॉइन है वो गिलास में चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा। बिकॉज हमने फोर्स किसके ऊपर लगाई, कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स लगाई, जिसके ऊपर फोर्स लगाई वो तो आगे खिसक जाएगा, ये कार्डबोर्ड आपका आगे को चला जाएगा यूँ करके। लेकिन आपका जो कॉइन है वो एकदम से इसके अंदर ड्रॉप कर जाएगा, गिलास के अंदर चला जाएगा। बिकॉज किस स्टेट में है ये, रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट है आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, है। कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक हम उसको रोकने के लिए फोर्स ना लगाएं। उसको बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इफ योर ऑब्जेक्ट is in motion, then it keeps on moving until and unless your force is applied to stop it। जब तक कि हम बाहर से फोर्स न लगाएं उसको रोकने के लिए, तो तब तक वो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, वो मोशन में, तो मोशन में ही रहना चाहेगा। इसके लिए एग्जांपल, जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, गाड़ी चल रही है, स्मूथली चल रही है, आपका जो ड्राइवर है कहीं पे कुछ चीज़ आपकी सड़क पे आता हुआ देखता है, एकदम से ब्रेक अप्लाई करता है। जैसे वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो जो जितने भी पैसेंजर्स बैठे होंगे गाड़ी के अंदर, उनकी बॉडी का जो नीचे का हिस्सा जो सीट के कांटेक्ट में है, जैसे बॉडी आपकी जो बस है उसको ब्रेक लगेगी, वो तो रेस्ट में आ जाएगी, तो हमारी बॉडी का, पैसेंजर्स की बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी किस में आ जाएगा, वो भी रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन ऊपर वाला जो हमारी बॉडी का जो हिस्सा है वो मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। इसीलिए सारे के सारे पैसेंजर्स आपके आगे की तरफ, दे विल फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उनकी ऊपर वाली बॉडी फॉल करेगी। और सो एक और एग्जांपल, जैसे आप किसी घोड़े पे बैठे हो तो घोड़ा भागता हुआ जा रहा है, एकदम से वो स्टॉप कर जाता है, एकदम से रुक जाता है,
तो पैसेंजर उसका जो राइडर है ना वो भी आगे की तरफ गिरेगा। क्यों गिरेगा आगे की तरफ? तो वो भी इसी वजह से गिरेगा क्योंकि बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा है जो कि घोड़े के कांटेक्ट में है, वो तो जैसे घोड़ा रेस्ट में आया तो आप भी रेस्ट में आ जाएंगे। लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मोशन में था, तो मोशन में ही रहना चाहेगा। इसीलिए आपका जो घुड़सवार है ना, वो एकदम से हॉर्स राइडर है, वो दैट विल फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कई बार आपने देखा होगा स्कूटर या बाइक पे पीछे वाला जो पैसेंजर होता है बिल्कुल ऐसे ही बैठा है ना, बिना किसी चीज़ को होल्ड किए, हाथ को पकड़े ऐसे ही बैठा है। तो जैसे ही आपके स्कूटर या बुलेट को या जो आपकी बाइक है उसको ब्रेक लगाई जाती है, जो पीछे वाला पैसेंजर है वो आगे वाले ड्राइवर से भी उछल के आगे को गिरता है। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि जैसे बाइक राइडर ने, आपके स्कूटर ड्राइवर ने जैसे ब्रेक लगाई तो उससे क्या हुआ, उसने तो हैंडल को पकड़ रखा है, नो डाउट वो भी गिरेगा लेकिन उतनी फोर्स के साथ वो नहीं गिरेगा। लेकिन पीछे वाला जो पैसेंजर्स है, क्योंकि उसने किसी चीज़ को होल्ड नहीं करके रखा है, तो उसकी नीचे वाली बॉडी का जो हिस्सा है वो तो स्कूटर के साथ, बाइक के साथ रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसकी बॉडी का वो रेस्ट, वो आपका मोशन में था, वो मोशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो एकदम से आगे की तरफ जोर से गिरता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे आपके, हाँ, इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल थे ये। तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ थर्ड जो टाइप ऑफ इनर्शिया, वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो जिस ऑब्जेक्ट, जो कोई ऑब्जेक्ट है ना, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो मूव करता रहना चाहेगा जब तक हम उसके ऊपर बाहर से फोर्स न लगाएं। इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। आप गाड़ी में बैठे हो, ये कोई गाड़ी है, गाड़ी जा रही है, ठीक है, गाड़ी में आगे कोई टर्न आता है, ठीक है, टर्न आता है तो ड्राइवर उसको टर्न करेगा। सड़क अगर आपके पास सर्कुलर है, कहीं पे टर्न है तो टर्न लगाएगा। तो जैसे टर्न करेगा वो, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी तो टर्न कर जाएगी, लेकिन जितने भी पैसेंजर्स होंगे, ठीक है, जैसे हम पहले जा रहे सीधे रोड पे तो हमारी बॉडी भी सीधे मोड़ पे, गाड़ी के साथ साथ उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। जैसे ही गाड़ी को टर्न किया जाएगा, गाड़ी तो टर्न हो जाएगी, लेकिन हमारी जो बॉडी है जिस डायरेक्शन में कर जा रही थी, स्ट्रेट लाइन में मूव करी, तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहना चाहेगी। गाड़ी तो आपकी टर्न हो गई, लेकिन हमारी बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करता रहना चाहेगी। तो इसीलिए सारे के सारे जो पैसेंजर्स हैं, जिधर को आपका तो आपकी जो फोर्स लगेगी, तो आपका जो सेंटर ऑफ कर्व्ड रोड है उससे दूर की तरफ आपको फोर्स लगेगी। तो आपने ये नोटिस किया होगा। तो आपने एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आपका जो हम नाइफ़ को शार्प करते हैं, है ना, ग्राइंडिंग स्टोन होता है, तो ग्राइंडिंग स्टोन को मूव करवाएंगे, मूव करें ऐसे, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे मूव करा तो यहाँ पे हमने कोई नाइफ़ लगाया, तो यहाँ से जो आपके जो स्पार्क्स निकलते हैं वो बिल्कुल ऐसे निकलेंगे, है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ये आपका ग्राइंडिंग स्टोन सर्कुलर है शेप में, तो जैसे ही मूव करेगा, जहाँ पे आपका नाइफ इसको टच करेगा, जहाँ पे टच करेगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे, तो फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये आपके स्पार्क्स निकलेंगे वहाँ से। और ये जो स्पार्क्स निकलेंगे आपके, वो किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये आपका जो रिम है ना, ये आपका जो ग्राइंडिंग स्टोन है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है, यूँ करके जाएंगे। जैसे मान लो ये करके जा रहा है, यहाँ पे आपने नाइफ़ लगाया, यहाँ पे आपने नाइफ़ लगाया, तो आपके स्पार्क ऐसे निकलेंगे आगे की तरफ, ठीक है। ये तो आपका यूँ करके मूव करेगा, ये यूँ करके मूव करेगा, तो आपके हमेशा जो स्पार्क्स होंगे वो हमेशा ही टेंजेंशियल डायरेक्शन में बाहर को निकलेंगे, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक और एग्जांपल, अगर आपने कोई पत्थर लिया है, ठीक है, उसको आप स्टोन से, जो पत्थर है उसको आप धागे से बांधिए, जो दूसरा हिस्सा है उसको आप उंगली पे रैप कर लो और उसको घुमाइए ज़रा, चाहे वर्टिकल प्लेन पे घुमाएं उसको या आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घुमाएं, तो आप क्या नोटिस करोगे, जैसे यहाँ पे ये आपका ये स्टोन है, इसको मैंने बांधा और इसको हमने हॉरिजॉन्टल सर्कल में कर लो या वर्टिकल सर्कल में कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करेंगे तो इसमें बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे जाके आपका स्टोन, मान लो जहाँ पे जाके आपका थ्रेड टूटेगा, घुमा रहे आप इसको, जहाँ पे जाके आपका थ्रेड टूटेगा, तो यहाँ पे जिस पोजीशन पे मैंने अभी शो किया है, इस पोजीशन पे अगर हो तो यूं करके भागेगा इधर को। अगर यहाँ आके टूटेगा तो ये यूं करके जाएगा, इस केस में यहाँ पे आके टूटेगा, अगर आपका धागा जो है तो यूं करके जाएगा। इसका मतलब जैसे घूम रहा ना यहाँ से, तो स्ट्रेट लाइन में घूम जा रहा है, लेकिन आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कल में घूमेगा।
तो यहाँ से जैसे रिलीज हुआ तो ये यूं करके जाएगा, जिस डायरेक्शन में मूव करते जा रहा ना उसी डायरेक्शन में मूव करता रहना चाहेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कि जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में वो मूव करता रहना चाहेगा जब तक हम बाहर से उसके ऊपर फोर्स न लगाए। इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड योर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन हमने डिस्कस किया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने डिस्कस किया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी आपकी जो लॉस ऑफ इनर्शिया है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी का ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, बिल्कुल वही है। तो एवरी बॉडी कंटिन्यूज in its state of rest or uniform motion in a straight line until or unless it is compelled by external force। तो जब तक हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं ना, जब तक फोर्स ना लगाएं तो जिस स्टेट में आपका ऑब्जेक्ट है वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा। ये है आपका न्यूटन्स, दिस इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। So every body continues in a state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by net external force to change that state। जब तक किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए हमने फोर्स ना लगाए, जिस भी स्टेट में हो, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। तो जिस भी स्टेट में है जब तक हम बाहर से फोर्स ना लगाएं तो तब तक आपका ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहना चाहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो इफ एनी बॉडी इज मूविंग देन इट कीप्स ऑन मूविंग until and unless it is compelled by external force। ठीक है, इफ योर बॉडी इज एट रेस्ट देन इट कीप्स ऑन एट रेस्ट until and unless it is पुल्ड और पुश्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। जब तक हम उसको पुल या पुश ना करें, बाहर से फोर्स ना लगाएं, तब तक वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगी। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन की भी वही बात होगी, तीनों को मिला के हम बात ये कर सकते हैं कि आपकी जो बॉडी है जिस भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहेगी जब तक हम बाहर से फोर्स ना लगाएं। तो इसके हैं दो पार्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने कहा कि एवरी बॉडी continues in a state of rest unless compelled by net external force। तो जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ना लगाएं तब तक वो ऑब्जेक्ट आपका उसी इसमें रहेगा। मान लो ये टेबल है, टेबल के ऊपर हमने कोई ब्लॉक रखा है, बुक रखा, आपने कुछ भी रखा है, तो जहाँ पे रखा होगा वहीं पे वो रहेगा। तो इसका वेट किधर को होगा, वो होगा अर्थ के बिल्कुल सेंटर की तरफ, और इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ। तो टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, टोटल फोर्स होगी इसके ऊपर 0। तो यहाँ से क्या हो गया, आपके ऊपर जो वेट है, ठीक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नॉर्मल रिएक्शन आपका बिल्कुल ऊपर की तरफ है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों फोर्सेज का, बिकॉज नेगेटिव साइन मैंने इसलिए यूज़ किया बिकॉज आपका W नीचे की तरफ है और R आपका ऊपर की तरफ है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा कि इनके बीच में क्या है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स का अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे आपका 0 होगा। सो W इज इक्वल टू R। तो वेट जो है नॉर्मल रिएक्शन के एग्जैक्टली बराबर होगा। तो ये तो है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर रेस्ट में तब तक तो रेस्ट में रहेगी, ये तो कोई इशू नहीं है। कोई भी बॉडी आपने जहाँ पे रखी होती है वहीं पे मिलती है, कोई भी बर्तन है, कोई आपके पास बुक है, जहाँ पे रखी होगी वहीं पे रहेगी तब जब तक हम उसको ना उठाएं। और दूसरा केस क्या है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो आपने देखा होगा कोई बॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, टेनिस बॉल है, आपने इसको थ्रो किया तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड यहाँ पे इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा, ड्रैगिंग फोर्स लगा रहा, अपोजिट फोर्स लगा रहा, रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा, जो इसकी वेलोसिटी को रिटार्ड करेगा ना, कम करेगा। तो यहाँ पे तो अगर इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम हटा दें, इफ़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मेड 0, अगर हम इसको 0 कर दें तो कोई भी बॉडी आप जिस भी वेलोसिटी के साथ आपने डाली होगी, अगर वो सरफेस आपका बिल्कुल क्या होगा, स्मूथ होगा, फ्रिक्शनलेस होगा, तो आपका यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी आप 0 कर दें, एयर रेजिस्टेंस भी हम क्या कर दें, एयर रेजिस्टेंस को भी हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमने क्या कर दिया, ये 0 कर दिया। तो फिर क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है एक बार हमने यूनिफॉर्म मोशन में डाला तो उसी वेलोसिटी के साथ वो मूव करता रहेगा। ये एग्जांपल देखना प्रैक्टिकली थोड़ा सा क्या, ये
ये नज़र नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में एयर रेजिस्टेंस है, उसको भी हम ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर मूव करता है तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, पर हम उसको ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन है चीज़, अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ज़ीरो कर दें, एयर रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर दें, किसी बॉडी को हमने जिस वेलोसिटी के साथ उस सरफेस के ऊपर रखा होगा जहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा, तो दैट कीप्स ऑन मूविंग, वो हमेशा ही चलती रहेगी। तो इस तरह से हम, आपका जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हुआ। तो फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यही डेफिनेशन आपकी इनर्शिया की थी कि कोई बॉडी जब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में तो मोशन में रहना चाहिए। जिस डायरेक्शन ऑफ मोशन में वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन ऑफ मोशन में वो चलती रहना चाहेगी जब तक हम बाहर से फोर्स ना लगाएं। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन आल्सो बी टर्म्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और कॉन्सेप्ट की। बिफोर आई स्विच ओवर टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे आपका मोमेंटम क्या होता है। सो लीनियर मोमेंटम, कोई भी बॉडी है उसके अंदर मोशन का कितना अमाउंट है उसको बोलते हैं हम मोमेंटम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। जब आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जो उसका मोमेंटम होगा उसको कहेंगे हम लीनियर मोमेंटम। क्या बोलेंगे उसको हम, ये यूं करके जा रहा है सरफेस के ऊपर, ये मान लो सरफेस है, तो उसको क्या कहेंगे हम, दैट इज कॉल्ड योर लीनियर मोमेंटम। अब इसके मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा। मान लो आपके पास ठीक है, ये दो बॉल्स हैं, एक छोटा बॉल है एक बड़ा बॉल है, एक की मास आपकी कैपिटल एम है, एक की मास आपकी स्मॉल एम है। इसकी मास मान लो आपके पास है ये 10 kg है, इसकी मास 1 kg है। तो आप दोनों पे एक जैसी फोर्स लगाओगे, एफ फोर्स लगा रहे हम, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे कि जो 1 kg वाला जो बॉल है वो एकदम से मोशन में आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू 10 kg, जो जिसकी आपका जो बॉल है जिसकी मास आपकी 10 kg है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मोशन का अमाउंट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है नंबर 1 मास के ऊपर डिपेंड कर रहा। अगर मास थोड़ी होगी, ठीक है, एक और एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट ये दोनों बॉल्स आ रहे हैं, देखिए ज़रा, दोनों बॉल्स आ रहे हैं, यहाँ पे हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट करें, यहाँ पे हम इनको रोकना चाहें, तो आप ये नोटिस करोगे कि इस सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए आ रहे। तो आप ये देखोगे कि जिस ऑब्जेक्ट की मास कम होगी उसको रोकना हमें आसान होगा। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट की, जैसे वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, जिसकी मास ज़्यादा होगी उसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी अगर उसकी मास ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट अगर सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट की मास ज़्यादा होगी उसको रोकना मुश्किल होगा, इसका मतलब उसमें मोशन का अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी आपकी सेम है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी सेम है दोनों में, तो उस केस में क्या होगा, जिसकी मास ज़्यादा होगी उसके अंदर मोशन का अमाउंट ज़्यादा होगा। अब देखो सेकंड केस, तो इसका मतलब जो मोमेंटम है, मोशन का जो अमाउंट है उसको मोमेंटम बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करें पी से, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम के ऊपर। नंबर 1 फैक्टर निकल गया हमारा। दूसरा फैक्टर है कि दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, दोनों की मासेस सेम है, ठीक है, दोनों की मासेस सेम है। तो जैसे आपकी बुलेट होती है ना, आपकी जो गन की जो बुलेट है, अगर हाथ से उसको थ्रो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, जब उसको गन से फायर करेंगे तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो किस वाले केस में आपका मोशन का अमाउंट ज़्यादा होगा, जब बुलेट जो है ना, उसको गन के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको शॉट करेंगे, तो उस केस में उसमें मोमेंटम मोशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ पे भी वो स्ट्राइक करेगी वहाँ पे वो छेद करके चली जाएगी। इसका मतलब जब हम किसी बुलेट को ऐसे ही थ्रो करते हैं, हाथ से थ्रो करते हैं, तो उसमें उसके अंदर सेम बुलेट है तो उसके अंदर मोशन का अमाउंट कम है। लेकिन जैसे उसको गन के थ्रू फायर किया जाता है, अब बुलेट इज़ फायर्ड है ना, देन आपकी जो बुलेट है दैट मूव्स विद वेरी हाई स्पीड के साथ मूव करेगी। इसका मतलब उसके अंदर मोशन का अमाउंट, क्वांटिटी ऑफ मोशन वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की मासेस सेम है, तो मोशन का अमाउंट उस केस में वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मोशन का अमाउंट किस में डिपेंड करेगा, आपका वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे यहाँ पे v1 इज़ ग्रेटर देन v2,
तो क्या होगा, जो मोशन का अमाउंट है, जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है उसका मोशन का अमाउंट ज़्यादा होगा और V2 में मोशन का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो मोमेंटम है वो एक और फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो है वेलोसिटी। तो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे अब मोमेंटम। तो मोमेंटम दो क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, एक आपके मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और दूसरा ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। तो दो चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर। दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आएगा, इट इज़ मास इनटू वेलोसिटी, इजंट इट। तो मोशन का मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोमेंटम का मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, बॉडी के अंदर मोशन का कितना अमाउंट है वो होता है आपका मोमेंटम। और क्वालिटेटिवली अगर इसको देखना हो तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक मास के ऊपर, ग्रेटर द मास ग्रेटर द मोमेंटम। जैसे स्कूटर और ट्रक आपकी तरफ आ रहे हो, सेम स्पीड के साथ आ रहे हो, धीरे धीरे आ रहे हो, तो ये जनरल सी बात है कि जो स्कूटर है उसको रोकना है आपको तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी, उसके अंदर मोशन का अमाउंट कम है। जो ट्रक है उसकी मास बहुत ज़्यादा है तो उसको रोकना हमें मुश्किल ही होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब जिसके अंदर आपका मास का अमाउंट ज़्यादा होगा, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए आ रहे हैं तो जिस ऑब्जेक्ट की मास ज़्यादा होगी तो उसके अंदर मोशन का अमाउंट ज़्यादा होगा, जिसकी मास कम होगी उसके अंदर मोशन का अमाउंट कम होगा, इजंट इट। तो आपका यहाँ से अगर मैं इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूँ तो ये हो गया के, ये बना आपके पास यूँ करके। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में ये होगा। अगर के की वैल्यू मैं 1 कंसिडर कर लूँ तो यहाँ से आ गया P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम मीन्स क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, बॉडी के अंदर मोशन का अमाउंट कितना है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसमें मोशन का अमाउंट कितना होगा, 0, तो मोमेंटम कितना होगा, 0। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है उसके अंदर मोशन का कितना अमाउंट है वो होगा आपका मोमेंटम। तो ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ मोशन ग्रेटर इज द मोमेंटम, इजंट इट। तो जैसे क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल हवा में आ रही तो क्रिकेट प्लेयर उसको कैच कर लेगा, ठीक है। अगर उतनी वेलोसिटी के साथ कोई चट्टान आ रही है ना, कोई रॉक आ रही है, तो क्रिकेट का प्लेयर जो है उसको थोड़ी कैच कर पाएगा, कोई भी उसको कैच नहीं कर पाएगा, उसकी तो चटनी बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेम वेलोसिटी के साथ दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, जिसकी मास ज़्यादा होगी उसके अंदर मोशन का अमाउंट ज़्यादा होगा, इजंट इट। तो यहाँ से अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ग्राफिकली शो करना चाहूँगा। तो पहला ग्राफ है कि हमने क्या किया, आपकी जो मास है उसको कर दिया मैंने कांस्टेंट। देखिए ज़रा, पी मास को मैंने कांस्टेंट कर दिया, इफ़ मास इज़ कांस्टेंट है ना, एम इंटू वी है, मास को कर दिया मैंने कांस्टेंट। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे सो आपका जो मोमेंटम है दैट इंक्रीजेस विद वेलोसिटी। तो यहाँ से आया पहला केस है ना। तो ये बनेगा कैसे, अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो मोमेंटम भी ज़ीरो होगा, ठीक है। इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा इफ़ m इज़ कांस्टेंट। अगर m को हमने कांस्टेंट कर दिया तो p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। देखिए ज़रा, आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट की वैल्यू ज़ीरो है इस केस में क्योंकि c इज़ नॉट देयर, तो ये आपके ओरिजिन से होके जाएगी। तो इधर को p कर दिया हमने, इधर को v कर दिया, पहला केस। दूसरा केस कि अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो, पहला केस, इसमें मास हमने कांस्टेंट रखा। तो दूसरा केस मैं क्या बोला हूँ यहाँ पे, p इज़ इक्वल टू एम इंटू वी, हमने वेलोसिटी कर दिया कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे जैसे मास इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। मास को इंक्रीज करेंगे, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो आपका p की वैल्यू इंक्रीज करती चलेगी। तो ग्राफिकली कैसे शो करेंगे हम इसको, ग्राफिकली इस तरह से हम इसको शो करेंगे। तो ग्राफिकली हम इस तरह से इसको शो करेंगे। सो इफ़ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा, तो मास इधर को और ये p इधर को, तो ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए जा तीसरा केस, अगर आपका p कांस्टेंट है, p इज़ इक्वल टू एम इंटू वी, p को मैंने कांस्टेंट कर दिया तो कांस्टेंट इज़ इक्वल टू m इंटू वी। तो क्या हो गया, m की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, डिवाइडेड वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, m इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये बना कंक्लूजन, या वेलोसिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास,
ये केस होगा जब आपका मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो कैसे हम इसको ग्राफिकली शो करेंगे? सो जब p की वैल्यू कांस्टेंट है तो उस केस में जैसे जैसे हम मास को इंक्रीज़ करेंगे आपकी वेलोसिटी, जैसे जैसे मास को हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ देखिए मास को इंक्रीज़ करेंगे वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती चलेगी। तो ये जाएगा इस तरह से जाएगा आपका ग्राफ यूँ करके। तो कैसे हम इसको शो करेंगे? इसको शो करेंगे हम इस तरह से, ऐसे जाएगा ये, ठीक है। तो p की वैल्यू होगी इस केस में कांस्टेंट, इफ़ p इज़ केप्ट कांस्टेंट, तो इस तरह से आएगा आपके पास। तो v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। विद द इंक्रीज ऑफ द मास वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, वेलोसिटी की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती चलेगी। तो 3 केसेस किए हमने। सो p इज इक्वल टू m इंटू वी। 3 पैरामीटर्स हैं, 3 में से एक किसी एक को कांस्टेंट करते चलिए, दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखिए। तो पहले 2 केसेस में तो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। तीसरे वाले केस में अगर p कांस्टेंट है तो इस केस में क्या होगा? m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इस तरह से आएगा। अब नेक्स्ट है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया कि किसी बॉडी के अंदर जितना मोशन का अमाउंट होता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? मोमेंटम। कोई बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है आपकी तरफ मूव करता हो, जैसे क्रिकेट का प्लेयर होता है ना, तो हवा में बॉल है तो उस बॉल को रोकने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है, या कोई बॉल है उसको थ्रो करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो न्यूटन ने क्या कहा कि आपकी जो फोर्स है, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, हमने उसका मोमेंटम कितना चेंज करना है यूनिट टाइम में। तो जितनी हमें उसका मोमेंटम चेंज करना है यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में, तो जिस रेट के साथ हमने मोमेंटम चेंज करना है तो हमें उस रेट से हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट अप्लाइड फोर्स, and this change in momentum takes place in the direction of applied force। जो मोमेंटम है वो उसी डायरेक्शन में चेंज होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जाएगी। बात बड़ी सीधी सी। तो अगर P आपका मोमेंटम है और आपका F, मैं फोर्स को F से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड और अप्लाइड फोर्स। ये कहा न्यूटन ने सेकेंड लॉ में कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे साइकिल आपकी तरफ आ रही है, आपने उसको रोकना है तो आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। उसका मोशन का अमाउंट कितना है उसके अंदर, उसको मोमेंटम बोलेंगे। तो किस दर के साथ, किस रेट के साथ उसका मोमेंटम आपने चेंज करना, वो डिपेंड करेगा कि हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से आ गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। तो यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हमने हमेशा कांस्टेंट से रिप्लेस किया, k से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये बन गया आपके पास ये। तो जो k है, अगर k की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इफ इट इज टेकन एज यूनिटी, अगर मैं इसको यूनिटी मान लूँ तो ये क्या बन गया आपके पास? F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ऐसे आएगा। तो p की वैल्यू क्या होती है, अभी किया हमने m इंटू वी, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इस रिलेशन में, तो क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू, ये बन गया आपके dt ऑफ m इंटू वी। अब इसके 2 केसेस बनेंगे। अगर मास कांस्टेंट है तो, अगर मास कांस्टेंट है सो इट इज़ टेकन आउट, तो बाहर निकल जाएगी। अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होगी तो उस केस में हो जाएगा dv अपॉन dt, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये बन गया आपके पास m इंटू ए, ये बन गया आपके पास फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे, ठीक है। तो फोर्स, अब हम बात करेंगे जो फोर्स है, जो F है, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, कंपोनेंट की फॉर्म में, कंपोनेंट्स की फॉर्म में। तो F को क्या लिखेंगे हम? फोर्स है, एक्स कंपोनेंट Fxi लिखा मैंने, Fyj लिखा मैंने, Fz के, इसको मैंने 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। मास स्केलर है, कोई कंपोनेंट्स नहीं होंगे। एक्सेलरेशन देखिए ज़रा, एक्सेलरेशन वेक्टर है तो क्या होंगे? Axi प्लस Ayj प्लस Azk। तो क्या हो गया? इस इक्वेशन में पुट कर दो इन वैल्यूज़ को, F इज इक्वल टू एम ए में, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। पुट करिए वैल्यू तो क्या बना? Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk, ये किस चीज़ के बराबर हो गया? इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू Axi प्लस Ayj प्लस Azk,
ठीक है। मल्टीप्लाई करिए इसको अंदर तो क्या बन जाएगा एम ए एक्स आई, ठीक है, एम ए वाई जे प्लस एम ए जेड के, इस तरह से होगा। अब क्या करेंगे हम, दो वेक्टर कब सेम होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है। जो दो ये लिखी हमने इक्वेशन लिखी है, ये इक्वल कब होगी, ये इक्वल तब होगी जब आई जे के कोफिशिएंट्स इंडिविजुअली सेम होंगे। इसका मतलब जो आई का जो कोफिशिएंट है वो आई के कोफिशिएंट राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, जे का कोफिशिएंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, जेड का कंपोनेंट, ठीक है, जे का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में इसके बराबर होना चाहिए, जे का मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई आपके पास 3 इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स है ना, एफ वाई की वैल्यू क्या होगी एम इंटू ए वाई, एफ जेड की वैल्यू क्या होगी एम इंटू ए जेड। तो इस तरह से ये बना आपके पास कंपोनेंट की फॉर्म में, इजंट इट। अब हम बात करेंगे लास्ट में यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट्स ऑफ फोर्स, तो आपके जो फोर्स हैं उसके दो तरह के यूनिट्स होते हैं। एक होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स जिनकी वैल्यू पूरे वर्ल्ड में पूरे यूनिवर्स में चेंज नहीं होती है। दूसरे होते हैं आपके ग्रेविटेशनल यूनिट्स। तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स में आपकी जो फोर्स की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ठीक है। तो हम दोनों को यूनिट्स ऑफ फोर्स, तो सीजीएस सिस्टम में देखिए ज़रा, आपकी डेफिनेशन बनी ये एफ इज इक्वल टू एम में। सीजीएस सिस्टम में मास को हम नोट करते हैं 1 ग्राम में ना, तो मास को ले लिया मैंने 1 ग्राम, एक्सेलरेशन को ले लिया मैंने 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ कर दिया इस इक्वेशन में, तो क्या बना, तो ये बना आपके पास 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हम, इसको बोलते 1 टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते 1 डाइन। योर फोर्स इज सेट टू बी 1 डाइन, ठीक है, इफ़ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ 1 ग्राम, कि 1 डाइन वो फोर्स होगी जो 1 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, वो प्रोड्यूस करेगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे। तो उस टाइम जो फोर्स होगी उस फोर्स को बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड योर, क्या बोलेंगे 1 डाइन। 1 डाइन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ 1 ग्राम। तो कैसे वैल्यू आई ना, 1 कैसे आई, उसी को मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में बोल रहा हूँ। तो यार 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि 1 डाइन वो फोर्स है जो 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं 1 डाइन। और दूसरा एसआई सिस्टम में आपकी फोर्स की यूनिट्स है न्यूटन, तो फोर्स के लिए दोबारा से वही एम ए के बराबर। तो मास का यूनिट एसआई सिस्टम में 1 किलोग्राम लिया मैंने, एक्सेलरेशन की यूनिट्स क्या रहेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेंगे, 1 ले लिया, सिंपलेस्ट वैल्यू। इस वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ कर लिया एफ़ की वैल्यू में, तो ये क्या बन गया 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे हम 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स कितनी फोर्स होगी, 1 न्यूटन इज़ दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम, कि 1 न्यूटन वो फोर्स होगी जो 1 किलोग्राम के जो ऑब्जेक्ट है उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, उसको बोलेंगे 1 न्यूटन। क्या बोलेंगे इसको हम 1 न्यूटन। तो यहाँ पे आ गया 1 न्यूटन का मतलब 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलेंगे हम 1 न्यूटन, इजंट इट, जिसको मैंने सर्कल किया। अब देखिए ज़रा 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से कर सकते हैं। तो 1 न्यूटन लिखा मैंने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं 1000, और यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सेकंड तो दोनों के सेम है ना, सेकंड आपके यूनिट्स जो हैं, चाहे सीजीएस सिस्टम हो, चाहे एसआई सिस्टम हो, चाहे एफपीएस सिस्टम हो, टाइम के यूनिट्स आपके सेकंड ही होते हैं, ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से चेंज होगा ये और ये चेंज होगा। तो देखिए ज़रा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं 1000, तो ये बन गया 1000 ग्राम, ठीक है। मीटर, यहाँ पे मीटर, इस मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पर सेकंड स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा। तो इसको कर दो अब, तो ये हो गया 1000 इंटू 100, ये हो गया 10⁻⁵, ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इस चीज़ को क्या कहा था हमने, इट इज़ 1 डाइन, तो ये बना 10⁵ डाइन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। आपकी यूनिट्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो इसको हम डाइन्स नहीं बोल रहे, तो इसको हम सीधे बोल रहे हैं डाइन, इजंट इट। अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होते हैं आपके, कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितना एक्सेलरेशन, कोई ऐसी फोर्स जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, तो उस टाइम जो आपके यूनिट्स होते हैं वो होते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो इन सीजीएस सिस्टम देखिए ज़रा, ये इंपॉर्टेंट है आपके ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स। तो पहला हो गया आपका इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में आपके जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स होते हैं फोर्स के, वो होते हैं ग्राम फोर्स या ग्राम वेट। फार्मूला वही F इज इक्वल टू एम ए होता, ए की जगह हम G यूज़ करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सीजीएस सिस्टम में मास को नोट किया जाता है ग्राम में, 1 ग्राम, ठीक है। और G की वैल्यू सीजीएस सिस्टम में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो कितना हो गया ये हो गया 1 इंटू 980, ये हो गया 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या कहा था हमने, डाइन। तो इसको कहा हमने योर फोर्स इज सेट टू बी 1 ग्राम फोर्स और 1 ग्राम वेट, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ 1 ग्राम। कि 1 ग्राम फोर्स, 1 ग्राम वेट फोर्स वो फोर्स है जो किसी बॉडी जिसकी मास 1 ग्राम हो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसमें अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, उस फोर्स को क्या कहेंगे हम, 1 ग्राम फोर्स और 1 ग्राम वेट। तो ये जो मैंने सर्कल किया यहाँ पे, ठीक है, ये जो ये किया, इसको क्या बोलते हैं, ये न्यूटन की, ये आपकी किसके, डाइन के बराबर है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये हो गया 980 डाइन्स के बराबर। तो 1 ग्राम फोर्स और 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू हाउ मच, 980 डाइन के बराबर। अब एसआई सिस्टम में देखिए ज़रा, एसआई सिस्टम में आपकी फार्मूला वही F इज इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है। एम की वैल्यू एसआई सिस्टम में 1 किलोग्राम लिया मैंने, सिंपलेस्ट वैल्यू, वैसे किलोग्राम यूनिट्स होते हैं, 1 ले लिया मैंने सिंपलेस्ट वैल्यू। और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दो इस रिलेशन में, तो क्या हो गया, एफ की वैल्यू क्या होगी, एम की जगह 1 kg, जी की जगह क्या हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 9.8 ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ किस चीज़ के बराबर होती है, न्यूटन के बराबर। तो कितना हो गया ये, इस फोर्स को बोलते हैं हम 1 किलोग्राम फोर्स, 1 kg फोर्स और 1 किलोग्राम वेट, 1 kg वेट बोलते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 9.8 न्यूटन, ये है वैल्यू, इजंट इट। तो 1 किलोग्राम फोर्स और 1 किलोग्राम वेट इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इट इज कॉल्ड योर 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम वेट, इजंट इट। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। तो आपकी जो एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं, इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी गैलेक्सी में चले जाओ, इसकी वैल्यू आपकी सेम रहेगी। लेकिन आपकी जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं फोर्स के, वो चेंज करेंगे, क्योंकि जी की वैल्यू जो है डिफरेंट प्लैनेट्स में डिफरेंट होती है। तो जी की वैल्यू के हिसाब से आपकी ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं फोर्स के, वो चेंज करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हमने जो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं वो आपके किस चीज़ के बराबर हैं, जी टाइम्स द एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। जैसे हमने सीजीएस सिस्टम में किया, देखिए जरा, सीजीएस सिस्टम में ये किया हमने 980 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, 980 से मल्टीप्लाई किया, 980 क्या है इसमें, जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू टाइम्स ये एब्सोल्यूट यूनिट। उसी तरह से ये 9.8 किस चीज़ की वैल्यू है, जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसआई सिस्टम, इसको मल्टीप्लाई किया हमने किसके, एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ योर फोर्स इन एसआई सिस्टम। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को, हाँ, इसको रखोगे। सो थैंक यू वेरी मच।